नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नियर टू नॉलेज की एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करे तो क्या होगा, उसके 3 पॉसिबल वॉर सिनेरियोस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पेंटागन अब ईरान पर एक मैसिव मिलिट्री अटैक के लिए एयर पावर गैदर कर रहा है और शायद इसका ऑब्जेक्टिव रेजाइम चेंज भी हो सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। पैट्रियोट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए जा चुके हैं और रीजनल बेसिस से नॉन इसेंशियल यूएस पर्सनल और इक्विपमेंट को वापस भी बुला लिया गया है और 3 डजन से ज्यादा यूएस टैंकर एयरक्राफ्ट और हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी रीजन की तरफ जा रहे हैं। ये सब सिग्नल्स देते हैं कि प्लानिंग फेज खत्म हो रहा है और एग्जीक्यूशन फेज शुरू होने वाला है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। रशियन और चाइनीज कार्गो एयरक्राफ्ट ईरान में लैंड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट पक्का है कि वो आर्म्स और एम्यूनेशन लेकर आए हैं। 2025 के मिड से ईरान ने चाइनीज वेपन्स का स्टॉक पाइल बिल्ड करना शुरू कर दिया है। पेपर पर देखा जाए तो ईरान के पास काफी स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे HQ-9B मिसाइल्स, लेकिन रियलिटी में ये एडवांटेज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एयर डिफेंस तभी इफेक्टिवली काम करता है जब वो लेयर्ड और इंटीग्रेटेड सिस्टम का पार्ट हो, और ईरान के पास ऐसा फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। सिचुएशन कुछ भी हो, एक बात क्लियर है, वॉर का फ्यूज जल चुका है। पेंटागन बस परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा है। अगर अटैक जल्दी कर दिया तो ईरानियंस नेशनल यूनिटी में रैली कर सकते हैं, और अगर अटैक देर से हुआ तो मोमेंटम मिस हो सकता है। हाफ मेजर्स यहां काम नहीं करेंगे। जो भी होने वाला है वो डिकेड्स तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा। आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होते, वो साइबर अटैक्स, सर्विलियंस और डिजिटल डिसरप्शन के थ्रू भी होते हैं। इंटरनेट भी वॉर का एक पार्ट बन चुका है। अब ईरान में डेडली प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं और इस वजह से यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी और बढ़ गई है। ट्रंप की रिटोरिक वेनेजुएला, यूक्रेन और ग्रीनलैंड पर देखी जाए तो क्लियरली पता चलता है कि वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे देखते हैं। इसलिए ईरान पर अटैक का आइडिया करंट प्रोटेस्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि प्रीवियस अनफिनिश्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। पिछला यूएस स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं था। लगभग 400 केजी 60% एनरिच्ड यूरेनियम मिसिंग था। ईरानियंस ने इस अटैक के एंटिसिपेशन में सीक्रेटली रीलोकेट कर दिया था। अगर इसे 90% तक एनरिच कर दिया जाए तो ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इनफ हो सकता है। जब तक ये यूरेनियम स्टॉक पाइल मिसिंग है, तब तक वॉर टेक्निकली अनफिनिश्ड है। ईरान के डिप्लोमेट्स यूएस के साथ नेगोशिएशंस रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अटैक पोस्टपोन हो सके। अगर ईरान न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर कंसेशंस देता है तो मिलिट्री एक्शन का रिस्क कम हो सकता है, लेकिन यूएस की डिमांड्स और बढ़ गई हैं। अब डिमांड्स में शामिल है न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करना, मिसाइल स्टॉक पाइल्स रिड्यूस करना, एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करना और प्रॉक्सी ग्रुप्स का सपोर्ट खत्म करना। ईरान इन सब कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आने वाले वीक्स में अटैक का रिस्क हाई रहेगा। कतर में अल उदेद एयरबेस, जो रीजन का सबसे बड़ा यूएस बेस है, वहां से नॉन एसेंशियल एयरक्राफ्ट हटा दिए गए हैं और सैटेलाइट इमेजेस भी यही दिखाती हैं। सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर भी सिमिलर एक्टिविटी देखी गई है। ऐसा तब होता है जब बेसिस को ईरानियन मिसाइल अटैक से बचाने की प्रिपरेशन हो। अल उदेद ईरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पेंटागन अचीव क्या करना चाहता है? ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। गोल हो सकता है रेजाइम चेंज या ईरान को न्यू न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करने पर फोर्स करना। अगर ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय करना है तो B2 बॉम्बर्स
और GBU-57 बंकर बस्टर्स यूज होंगे। लेकिन अगर रेजाइम चेंज गोल है तो ऑपरेशन का स्कोप बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यूएस ईरानियन लीडर्स को टारगेट करके रेजाइम चेंज करने की कोशिश करेगा। आइडिया ये है कि लीडरशिप को रिमूव करके पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर एक्सट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस ईरान में डिफिकल्ट हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और रीफ्यूलिंग ईरान के अंदर करना पड़ेगा। 1980 का ऑपरेशन ईगल क्लो इसी वजह से फेल हुआ था। इसीलिए अगर स्ट्राइक होता है तो वो मोस्टली असैसिनेशन स्ट्राइक्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी रिस्क है। ईरान में शिया मार्टिडोम कल्चर है। अगर लीडर्स मार दिए गए तो लोग और ज्यादा यूनाइटेड हो सकते हैं और सुप्रीम लीडर की डेथ से गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं होगा। ईरान का सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और IRGC तुरंत कंट्रोल ले लेगा, फिर नया सुप्रीम लीडर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए असैसिनेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म क्राइसिस क्रिएट करेगा। रीजनल कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतर और कुवैत एयर स्पेस अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए यूएस के पास 3 अप्रोच कॉरिडोर्स बचते हैं। पहला रूट नॉर्थ से कोकेसस रीजन के थ्रू, लेकिन ये रूट रशियन एयर स्पेस के बहुत क्लोज है जो रिस्की है। दूसरा रूट इजराइल, जॉर्डन और इराक के थ्रू, ये सबसे लाइकली रूट माना जा रहा है। तीसरा रूट इंडियन ओशियन से, यहाँ USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस रूट का एडवांटेज है कि रीजनल कंट्रीज को रिटेलिएशन का रिस्क कम होता है और यहाँ से B-52 बॉम्बर्स भी यूज किए जा सकते हैं। मोस्ट लाइकली सिनेरियो है सेंट्रल और सदर्न कॉरिडोर्स का कॉम्बिनेशन। अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय करना है तो लिमिटेड स्ट्राइक काफी होगा, लेकिन रेजाइम चेंज के लिए मच लार्जर कैंपेन चाहिए। लेकिन इससे गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं होगा। सिर्फ लॉन्ग सस्टेन्ड मिलिट्री कैंपेन ही ईरान के रेजाइम को थ्रेटन कर सकता है, जो वीक्स या मंथ्स तक चल सकता है। एक सिंगल स्ट्राइक का इम्पैक्ट लिमिटेड होगा। ईरान का रिस्पॉन्स एस्केलेशन लेवल पर डिपेंड करेगा। लो लेवल रिस्पॉन्स में ईरान इराक में यूएस बेसिस पर स्ट्राइक कर सकता है। मिड लेवल रिस्पॉन्स में गल्फ कंट्रीज में यूएस एसेट्स टारगेट हो सकते हैं। हाई लेवल एस्केलेशन में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है और उस सिचुएशन में टोटल वॉर ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगा। इजराइल भी यूएस अटैक में ज्वाइन कर सकता है। अगर ईरानियन गवर्नमेंट कोलैप्स होती है तो इजरायली जेट्स ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टारगेट्स हो सकते हैं एयर डिफेंसेस, मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन फैक्ट्रीज। इससे ईरान का 20 साल का मिलिट्री बिल्डअप खत्म हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।